हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं लिवर फ्लूक और टेपवर्म के बारे में। आज आपको टेपवर्म और लिवर फ्लूक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम उनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। हम आज तक लिवर फ्लूक और टेपवर्म के बारे में पढ़ते आए हैं और उनके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लार्वा के नाम सुनते आए हैं। मेरासिडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ओंकोस्पियर, हेक्साकैन, सिस्टिसर्कस, ब्लैडरवर्म। डरिए मत, जैसा मैंने ऐसा बोला। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी से आज आपको समझाया जाएगा फिशुला हेपेटिका का और टेपवर्म का लाइफ साइकिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने फाइलम की बात की है अब तक। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम की जो हमने बात की, उस प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम में मेंबर्स आते हैं फिशुला हेपेटिका, उसमें आता है प्लेनेरिया, उसके अंदर आता है आपके टेपवर्म, उसमें आता है सिस्टोसोमा। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसके फिशुला हेपेटिका की। फिशुला हेपेटिका की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है लिवर फ्लूक। फिशुला हेपेटिका के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बच्चों? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है वो एक तरह का डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। एक तरह का कैसा एंडोपैरासाइट है बच्चों? ये एक तरह का डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब समझिए सबसे पहले तो। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट वो होता है जिसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसा एनिमल विच रिक्वायर्ड टू एनिमल्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल and animal which required a intermediate host for the completion of life cycle is called digenetic endoparasite। तो याद रखें, फिशुला हेपेटिका एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका मतलब इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले इसके दो होस्ट क्या है, मैं इसके बारे में और जनरल बात करता हूँ। हमने बात की कि लिवर फ्लूक की स्ट्रक्चर देखिए, ये है लिवर फ्लूक। और लिवर फ्लूक जो होता है, इस लिवर फ्लूक में फ्लूक का मतलब क्या है? ये होता है लीफ लाइक। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लीफ के जैसा है, एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, बोला जाएगा लीफ लाइक। कैसा होता है ये? लीफ लाइक। तो ये एक लीफ लाइक है, एंडोपैरासाइट है। देख सकते हैं इसके पास होते हैं दो सकर। इसके पास कितने सकर्स हैं बच्चों? 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक सकर को बोला जाता है ओरल सकर। ओरल सकर वो जिस पर मिलता है इनका माउथ। देखिए ओरल सकर, और ओरल सकर पे क्या प्रेजेंट है? इनका माउथ प्रेजेंट है। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक और सकर होता है जिसको बोलते हैं हम इनका वेंट्रल सकर। इनके पास एक और सकर है, इस सकर का नाम है इनका वेंट्रल सकर। और वेंट्रल सकर के लिए दूसरा नाम भी वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। वेंट्रल सकर इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाबुलम। तो याद रखें इनकी बॉडी में दो तरह के सकर्स होते हैं, ओरल सकर जिस पे होता है माउथ, एंड वेंट्रल सकर इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाबुलम। सकर का काम होता क्या है बच्चों? सकर हेल्प्स इन अटैचमेंट। आपके अगर किसी भी एनिमल के अंदर जाएगा तो ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होगा। अटैचमेंट एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। और अटैचमेंट और इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए लिवर फ्लूक के अंदर कितने सकर्स प्रेजेंट है बच्चों? 2 सकर्स प्रेजेंट हैं। कंफ्यूज ना हो इस ओपनिंग को देखकर, ये होता है इसका जेनाइटल पोर। ये ओपनिंग जो है वो है इसका एक्सक्रीटरी पोर। आप कंफ्यूज ना हो, एक्सक्रीटरी पोर इज डिफरेंट फ्रॉम एनस। याद रखें इनके पास आपको देखने को मिलेगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इनके अंदर कैसा बॉडी प्लान होगा बच्चों? इनके अंदर हमें देखने को मिलता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है इनकम्प्लीट। इनके अंदर माउथ तो प्रेजेंट होता है, माउथ तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर एनस जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होती है, लेकिन एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी पोर से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। एनस तो वो ओपनिंग होती है जिससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग चीज़ है बच्चों, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट अलग है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए होगा, क्या होगा बच्चों? अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए होगा एनस, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए है एक्सक्रीटरी पोर। तो इनके पास एक्सक्रीटरी पोर तो होता है लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होती। चलिए बात करते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि इसके कंप्लीशन को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए बात करते हैं वो दो होस्ट कौन कौन है। इनका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ
शीप और गोट, भेड़ बकरी के बाइल डक्ट का और लिवर का एंडोपैरासाइट है ये, जो इसका प्राइमरी होस्ट है। लेकिन इसके सेकेंडरी होस्ट भी होता है। हमने बात की है कि डाइजेनेटिक है तो कितने होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन सा है, इसका सेकेंडरी होस्ट होता है पॉन्ड स्नेल। इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है, पॉन्ड स्नेल। और पॉन्ड स्नेल जिसका जीनस होता है प्लेनोर्बिस, प्लेनोर्बिस या फिर हम बोल सकते हैं लिम्निया। प्लेनोर्बिस एंड लिम्निया ये 2 ऐसे पॉन्ड स्नेल हैं जिनके अंदर ये एज ए सेकेंडरी होस्ट रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फेशियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल को पर ले जाने से पहले इसकी जनरल बात की कि फेशियोला हेपेटिका एक लिवर फ्लूक है जिसका डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, जिसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट है लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ शीप और गोट, सेकेंडरी होस्ट है पॉन्ड स्नेल जिसको हम बोलते हैं प्लेनोर्बिस एंड लिम्निया। इसके पास 2 सकर्स हैं, एक होता है ओरल सकर, एक होता है वेंट्रल सकर। ओरल सकर पर प्रेजेंट होता है माउथ और वेंट्रल सकर जो है उसको हम एसिटाबुलम भी कहते हैं। सकर की हेल्प से ये अटैचमेंट करता है होस्ट की बॉडी वॉल से और साथ में फूड का इंजेक्शन भी करता है। इसके पास ब्लाइंड सैक है, एनएस तो एब्सेंट है लेकिन क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक्सक्रीटरी पोर्ट प्रेजेंट है। चलिए सारी जनरल बात करने के बाद जो लीफ लाइक लिवर फ्लूक है, तो चलिए इसके बात करते हैं लाइफ साइकिल की। देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है शीप में और पॉन्ड स्नेल में। देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल की बात करते हैं बच्चों। अगर लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो हमें बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। हम देख सकते हैं, आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको, यहाँ से हम इधर से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में क्या होगा। शुरुआत करते हैं किसी भी एक साइकिल को। याद रखें सबसे पहले ये जो लिवर फ्लूक है, अगर हम बात करें एडल्ट लिवर फ्लूक जो होता है वो बाइल डक्ट में होता है। किस में होता है, बाइल डक्ट में होता है। किसके, शीप और गोट के। और सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें, द वर्म रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बाइल डक्ट। सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करता है जब बाइल डक्ट में होता है, तो बाइल डक्ट के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करता है। फेशियोला हेपेटिका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिवर फ्लूक जो है, लिवर फ्लूक के बारे के रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। याद रखें ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ लिवर फ्लूक के बारे में याद रखें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन है। प्रोटेंड्रस कंडीशन का मीन यहाँ पर ये हो जाता है कि बच्चों यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल गैमेट से पहले हो जाता है। अगर किसी एनिमल में मेल गैमेट फीमेल गैमेट से पहले बन जाए तो उस कंडीशन में वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्या करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ याद रखें ये होंगे ओवीपैरस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक बात और याद रखें, कैसे होंगे बच्चों, ये ओवीपैरस होंगे। मतलब क्या देंगे, एग लेइंग होंगे, एग्स देंगे। तो अब आपको मैंने जो अभी इनका सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताया, अब हम इस लाइफ साइकिल को आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया, बाइसेक्सुअल हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि इसके अंदर मिलती है प्रोटेंड्रस कंडीशन। और प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि मेल गैमेट डेवलपमेंट मैच्योर बिफोर फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ओवीपैरस होगा। समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वर्म ने कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये लिवर और बाइल डक्ट में एज ए एंडोपैरासाइट है शीप की बॉडी में, भेड़ की बॉडी में। भेड़ का लिवर जो है बाइल डक्ट है, वहाँ पर ये है और वहाँ पर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर रहा है। सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करेगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा और ओवीपैरस तो इसके क्या बनेंगे, एग्स। तो देखिए अगला स्टेप, एग्स बनेंगे और वो एग्स आर पास्ड इन दी होस्ट फीसेस। होस्ट के फीकल मैटर के साथ, मतलब शीप और गोट के फीकल मैटर के साथ ये जो हैं क्या हो जाएंगे, एग्स जो है इस लिवर फ्लूक के बाहर आ जाएंगे। इन एग्स से पहला लार्वा डेवलप होगा। इन एग से पहला लार्वा डेवलप होगा। उस पहले लार्वा का नाम होगा मेरासिडियम लार्वा। द एग हैच एंड द मेरासिडियम लार्वा पेनिट्रेट द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ए स्नेल। तो सबसे पहले तो इनका लार्वा, पहला लार्वा जो बना है वो है मेरासिडियम। और अच्छा अगर आपको बताया जाए तो इनका लार्वा होगा सीलिएटेड। पहला लार्वा कौन सा बनता है, सीलिएटेड मेरासिडियम लार्वा। सीलिएटेड मेरासिडियम लार्वा जो होगा इनका पहला लार्वा है जो लाइफ साइकिल में बना।
देख लीजिए, एग से निकलता है सिलेटेड मेरिस्टेडियम लार्वा। एग से जो सिलेटेड मेरिस्टेडियम लार्वा है वो पेनिट्रेट करता है स्नेल की बॉडी को। हम जानते हैं स्नेल कौन कौन से स्नेल हैं, प्लेनॉर्बिस एंड लिम्निया जो पॉन्ड स्नेल हैं उनकी बॉडी को पेनिट्रेट करता है, और मेरिस्टेडियम लार्वा सिलेटेड लार्वा जो है वो मूव करता हुआ वाटर में इनकी बॉडी को पेनिट्रेट करता हुआ स्नेल में चला जाता है। जब स्नेल की बॉडी में जाता है तो ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद एसेक्सुअली विद इन दिस स्नेल रिप्रोड्यूस करेगा एंड सर्केरिया लार्वा को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर लाइफ साइकिल में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। मेरिस्टेडियम लार्वा जब स्नेल की बॉडी में एंटर करेगा, ये एंटर कर जाएगा किसकी बॉडी में, स्नेल की बॉडी में, तो ये फॉर्मेशन करेगा स्पोरोसिस्ट लार्वा का। अगला लार्वा बनेगा जिसका नाम होगा स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये पीडोजेनेसिस करेंगे, रिप्रोडक्शन लार्वल स्टेज इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, और साथ में ये पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिससे अगला लार्वा बनेगा इनका जिसका नाम होगा रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा जो होगा वो भी क्या करेगा, पीडोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस, मतलब सीधा सीधा बोलें वो भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और उससे बनेगा अगला लार्वा जिसका नाम होगा क्या, सर्केरिया लार्वा। तो थोड़ी डिटेल तो मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन हमारे चार्ट में जितना है उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखें मेरिस्टेडियम लार्वा जब स्नेल की बॉडी में एंटर करता है तो बनता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा पीडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस करता है और बनता है क्या, रिप्रोडक्शन से रेडिया लार्वा बनते हैं। रेडिया लार्वा भी पीडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस करता है और वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, उससे बनते हैं सर्केरिया लार्वा। हमने इन सारी स्टेप्स को शॉर्ट में क्या लिखा है देखिए एक बार पढ़िएगा। द एग हैच एंड द मेरिस्टेडियम लार्वा फॉर्म विच पेनिट्रेट द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कॉल्ड स्नेल। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विद इन द स्नेल, ये पैरासाइट जो है स्नेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एंड सर्केरिया आर प्रोड्यूस, कौन सा लार्वा बन जाता है, सर्केरिया लार्वा। और ये सर्केरिया लार्वा जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। किसकी बॉडी से बाहर आता है, सब कुछ चल रहा था स्नेल की बॉडी में, और जब ये स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है तो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एनसिस्टेड। एनसिस्टेड का मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड, और प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड हो जाएगा तो अब हम नया लार्वा जो बनेगा उसको बोलने लगेंगे एनसिस्टेड। सर्केरिया के बाद क्या बनेगा बच्चों, मेटा सर्केरिया लार्वा। अब जो लार्वा बनेगा वो होगा एंसिस्टेड मेटा सर्केरिया लार्वा, और ये एंसिस्टेड मेटा सर्केरिया लार्वा जो होगा वो वीड्स के साथ सेटल हो जाएगा। स्नेल की बॉडी से बाहर आ चुका है, द सर्केरिया एंसिस्ट ऑन वेजिटेशन रिजल्टिंग ए मेटा सर्केरिया, और ये आ चुका है बाहर, ये बाहर वीड्स के साथ सेटल हो गया है मेटा सर्केरिया। वीड्स के साथ सेटल होने के साथ साथ ये ग्रास के साथ सेटल हो गया है, और आप सभी को पता है कि पॉन्ड के आसपास जो ग्रास है, जो वीड्स हैं, उन पर फीड करते हैं कैटल्स लाइक बफेलो, काउ एंड शीप। तो डेफिनेटिव होस्ट इज इन्फेक्टेड, मतलब शीप और गोट इन्फेक्टेड हो जाएंगे जब ग्रेजिंग के साथ में मेटा सर्केरिया उनकी बॉडी में जाएगा। जब मेटा सर्केरिया उनकी बॉडी में जाएगा तो मेटा सर्केरिया की सिस्ट हट जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इमेच्योर वर्म क्या होगा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बरो कर देगा, उसको पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा उनके लिवर में। लिवर में जाने के बाद ये एडल्ट हो जाएगा, और एडल्ट होने के बाद ये लिवर में करेगा लिवर रॉट डिजीज़। क्या करेगा, लिवर रॉट डिजीज़। तो इसकी वजह से शीप या बफेलो या गोट के अंदर जो डिजीज़ होती है वो कौन सी डिजीज़ है, उसके अंदर ये करता है लिवर रॉट डिजीज़। तो लिवर रॉट डिजीज़ करेगा जिसकी वजह से शीप और गोट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, उनका लिवर खराब होने लगेगा, बाइल डक्ट खराब होने लगेगी। ये तो डिजीज़ हो जाती है, लेकिन साथ में वो अब बाइल डक्ट में आने के बाद सेक्सुअली मैच्योर भी होगा और फिर आगे अपना फिर से लाइफ साइकिल चलाएगा। तो हमें कुल मिला के बात ये पता चली कि लिवर फ्लूक को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए थे। एक होस्ट था शीप और गोट का लिवर, और सेकेंडरी होस्ट था पॉन्ड स्नेल। इस तरह से लिवर फ्लूक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि स्नेल की बॉडी में कौन सी स्टेज एंटर करती है, तो स्नेल की बॉडी में एंटर करता है क्या, मेरिस्टेडियम। तो हम सीधा सीधा ऐसे बोलें कि मेरिस्टेडियम इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इन स्नेल। स्नेल के लिए लिवर फ्लूक की इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, मेरिस्टेडियम, क्योंकि स्नेल की बॉडी में कौन एंटर कर रहा है, मेरिस्टेडियम। और इसका उल्टा बोलते हैं कि मेटा सर्केरिया जो लास्ट में बना था, जो ग्रेजिंग से चला गया था वापस से किसमें, शीप की बॉडी में। मेटा सर्केरिया इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर
ये किसके लिए इन्फेक्टिव होगा? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर किसके लिए बच्चों? फॉर शीप और गोट। शीप और गोट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी इसकी कौन सी? मेटासर्केरिया लार्वा। तो चलिए अभी हमने यहाँ तक की बात की। हमने क्या क्या बात की है बच्चों, देखते हैं। हमने बात की है फेशियोला हेपेटिका क्या है, फेशियोला हेपेटिका के सकर्स क्या है, उसका डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का क्या मीन है, प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। फिर हमने लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल की बात की, आपको बताया गया कि इसके लाइफ साइकिल में 5 लार्वा है। लार्वा की सीक्वेंस याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड फाइनली मेटासर्केरिया लार्वा। मेटासर्केरिया लार्वा एंटर करता है शीप और गोट में और करता है लिवर रॉट डिजीज, इसलिए मेटासर्केरिया इज ए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक फॉर शीप और गोट। और मेरासिडियम एंटर करता है स्नेल में, इसलिए स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? मेरासिडियम लार्वा। आई थिंक आपको लिवर फ्लूक काफ़ी अच्छे से अब लाइफ साइकिल क्लियर हुआ होगा। इसके लार्वा के सीक्वेंस को याद रखें, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक ऑर्गेनिज्म तो हमारा हो गया, हमारा ऑर्गेनिज्म जो हो गया वो है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक की हमने बात कर ली, सारी डिटेल में बात की। तो चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का नंबर जो प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम से ही बिलोंग करता है और जिसका नाम है टेपवर्म। टेपवर्म की बात करते हैं बच्चों। टेपवर्म की अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग तरह के टेपवर्म देखने को मिलते हैं। हमें टेपवर्म जो देखने को मिलते हैं वो अलग अलग, मैं नाम एक बार लिखता हूँ बच्चों। टेपवर्म में एक टेपवर्म होता है जिसका नाम होता है, एक टेपवर्म जिसका नाम आपने बहुत कॉमन सुना होगा वो है टीनिया सोलियम। एक टेपवर्म कौन सा है बच्चों? टीनिया सोलियम, जिसे बोला जाता है पॉर्क टेपवर्म। कौन सा टेपवर्म? पॉर्क टेपवर्म, जो पिग के अनकुक्ड मीट को खा लेने से होता है, वो है पॉर्क टेपवर्म टीनिया सोलियम। एक और टेपवर्म होता है जिसका नाम होता है टीनिया सेजिनेटा। मैं आपको शायद पहले प्लेटीहेल्मिन्थस में भी बता चुका हूँ। एक और टेपवर्म है टीनिया सेजिनेटा, इसे बोला जाता है बीफ टेपवर्म। बीफ का मतलब समझ गए होंगे आप बच्चों, कैटल का अगर या बफेलो का अगर आपने अनकुक्ड मीट किसी पर्सन ने खा लिया तो उसकी बॉडी में जाएगा टीनिया सेजिनेटा। और एक और नाम है जिसका नाम है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। क्या बोला जाता है? इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। और ये इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो होता है ये इसको कहा जाता है डॉग टेपवर्म। तो 3 तरह के टेपवर्म मैंने आपको बताए, लेकिन तीनों तरह के टेपवर्म में सबसे कॉमन टेपवर्म जो होता है, सबसे कॉमन टेपवर्म जो होता है वो होता है टीनिया सेजिनेटा। और याद रखें सबसे लार्जेस्ट टेपवर्म जो होता है वो भी कौन होता है? टीनिया सेजिनेटा। ये टीनिया सेजिनेटा जो है ये ही सबसे कॉमन भी है और टीनिया सेजिनेटा ही सबसे लार्जेस्ट टेपवर्म भी है। जैसे लिवर फ्लूक की स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तो क्यों ना टेपवर्म की स्ट्रक्चर की भी बात की जाए। और याद रखें टेपवर्म के पास क्या क्या है उस पूरी बात करते हैं। टेपवर्म की बॉडी में हेड प्रेजेंट नहीं है। टेपवर्म की बॉडी में सकर्स होते हैं, देख रहे हैं आप सकर्स, यहाँ पर आपको 3 सकर दिख रहे हैं लेकिन एक पीछे की तरफ भी होगा। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टेपवर्म के पास कितने सकर्स होते हैं? 4 सकर्स होते हैं। कितने सकर्स होते हैं? 4 सकर्स होते हैं। और हुक अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे हुक लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर एक हुक नहीं, बहुत सारे हुक हैं। इसका मतलब इनके पास करीब 22 to 32 हुक्स होते हैं। कितने हुक्स होते हैं? 22 to 32 हुक्स होते हैं। और कितने सकर्स होते हैं बच्चों? 4 सकर्स होते हैं। सकर्स और हुक की अगर हम बात करें, सकर्स का काम होता है अटैचमेंट एंड इंजेक्शन ऑफ फूड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिवर फ्लूक में आपको बताया। और हुक का काम होता है केवल अटैचमेंट। लेकिन इन टेपवर्म बोथ सकर्स एंड हुक्स हेल्प ओनली इन अटैचमेंट। दोनों का काम केवल क्या होता है? अटैचमेंट। सकर और हुक दोनों ही अटैच होने में हेल्प करते हैं, ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प नहीं करते। अब ऐसी क्या बात है कि भाई ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अच्छे से याद रखें कि टेपवर्म में अगर हम बात करें टेपवर्म की, तो टेपवर्म जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एब्सेंट होती है। टेपवर्म तो होता है जो वो एब्जॉर्ब करता है फूड को। टेपवर्म एब्जॉर्ब करता है फूड को बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। तो अच्छे से याद रखें कि टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती। तो अगर शक्कर किसी फूड का इंजेक्शन करे तो डाले कहाँ पर?
एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगते ही आपको समझ जाना चाहिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेपवर्म जो है उसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, ये अपनी डायरेक्टली जनरल बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें जो सकर और हुक, इसमें जो सकर्स और हुक हैं, कितने सकर हैं, 4 सकर और 22 to 32 जो अरेंज हैं हुक्स, उन दोनों का काम केवल क्या होता है, अटैचमेंट। इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। इनकी बॉडी में कितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट्स होंगे बॉडी में। और बॉडी के अंदर मिलने वाले 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है उसको बोला जाता है स्कोलेक्स। डायग्राम में देखिएगा बच्चों, हेड नहीं बोलेंगे। अगर आप इसको देखकर बोलते हैं हेड, तो हेड नहीं, क्योंकि माउथ तो है ही नहीं, सही बात है ना, एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं। इनकी बॉडी का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स पर सकर हैं और स्कोलेक्स पर हुक भी हैं, और ये कोन शेप स्ट्रक्चर जो इसके एंटीरियर पार्ट पर बनी हुई जिसको बोला जाता है रोस्टेलम। आगे बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो होता है बॉडी का, वो छोटा सा पार्ट जो है आपको दिख रहा है जिसको बोला जाता है नेक। और नेक के अंदर बडिंग होती है। नेक के अंदर क्या होती है, बडिंग होती है, और बडिंग होने से पीछे की तरफ नए सेगमेंट्स बनते हैं। नेक के अंदर बडिंग होती है, आप देखिए ये रहा स्कोलेक्स, ये रही नेक, और नेक में बडिंग होने से आगे की तरफ नए सेगमेंट्स बनते हैं। दीज सेगमेंट्स आर स्यूडो सेगमेंट्स, और ये जो सेगमेंट्स बनते हैं इन सभी सेगमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्लोटिड्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, प्रोग्लोटिड्स, या फिर इसके लिए एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोबिला। तो प्रोग्लोटिड या स्ट्रोबिला वो सेगमेंट्स हैं जो नेक में बडिंग से बनते हैं। नेक की बड से, नेक से बड बनती जाती हैं, और नेक से जो बड बनती है उन्हीं से बॉडी के सेगमेंट बनते हैं आगे के, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड या स्ट्रोबिला, जो कि हैं स्यूडो सेगमेंट। कैसे सेगमेंट है बच्चों, स्यूडो सेगमेंट, क्योंकि इन सेगमेंट्स का ऑरिजन एम्ब्रायनिक नहीं है। इन सेगमेंट्स का ऑरिजन एम्ब्रायनिक नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंट। अब अगर बात करें कि ये जो प्रोग्लोटिड है वो कौन कौन से होते हैं, तो इनकी बॉडी में 3 तरह के प्रोग्लोटिड हमें देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में आप डायग्राम में देखिएगा, इनकी बॉडी में जो प्रोग्लोटिड्स हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इनकी बॉडी में ये रहा स्कोलेक्स, स्कोलेक्स पर था सकर, स्कोलेक्स पे था हुक, और एंटीरियर पार्ट कोन शेप था रोस्टेलम। सकर और हुक दोनों का काम अटैचमेंट, इंजेक्शन ऑफ फूड नहीं करते क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, डायरेक्टली फूड को बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। ये रहा सेकेंड पार्ट नेक। नेक वाले पार्ट की बात करें तो इसमें बडिंग होती है और आगे की तरफ नए प्रोग्लोटिड या स्ट्रोबिला बनते हैं जो ट्रू सेगमेंट नहीं है। अब बात करते हैं, आप डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो प्रोग्लोटिड बन रहे हैं ये नए नए प्रोग्लोटिड हैं। इन प्रोग्लोटिड को बोला जाता है इमैच्योर प्रोग्लोटिड। कुछ प्रोग्लोटिड तो कैसे होते हैं, इमैच्योर प्रोग्लोटिड। इमैच्योर प्रोग्लोटिड वो हैं, इमैच्योर प्रोग्लोटिड ऐसे प्रोग्लोटिड होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होंगे बच्चों, एब्सेंट होंगे। तो कहीं भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एब्सेंट हो तो इसका मतलब वो कौन से प्रोग्लोटिड है, इनके इमैच्योर प्रोग्लोटिड। सेकंड प्रोग्लोटिड की बात करते हैं, वो होते हैं इनके मैच्योर प्रोग्लोटिड। और मैच्योर प्रोग्लोटिड ऐसे प्रोग्लोटिड है, मैच्योर प्रोग्लोटिड ऐसे प्रोग्लोटिड है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल है बच्चों, बाइसेक्सुअल है तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट जो इनके पास प्रोग्लोटिड बचता है वो होता है इनका कौन सा प्रोग्लोटिड बच्चों, वो होते हैं इनके ग्रेविड प्रोग्लोटिड। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं ऐसे प्रोग्लोटिड हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड ऐसे प्रोग्लोटिड हैं जिनमें फिल्ड होता है, फिल्ड बाय एग्स। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो एग्स बन रहे हैं उनसे भरे हुए जो प्रोग्लोटिड है सबसे पीछे वाले, उनको बोला जाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तो बॉडी में मैच्योर प्रोग्लोटिड है, मैच्योर प्रोग्लोटिड है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो दिख रहे हैं उन प्रोग्लोटिड को जो सबसे बड़े भी होंगे, सबसे लार्जेस्ट होंगे, सबसे ब्रॉडेस्ट होंगे, जो बॉडी से 1 by 1 सेपरेट होंगे, जिस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस बोलते हैं, 1 by 1 सेपरेट होंगे, उनको हम बोलेंगे कौन से प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात होने के बाद अब स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है, एक बार फिर जल्दी से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हमने बात की 3 तरह के टेपवर्म हम जनरली देखते हैं, वो है टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म, टीनिया सैजिनेटा, बीफ टेपवर्म। एक बात करते हैं इकेनोकोकस ग्रेनुलोसस जो क्या है हमारा डॉग टेपवर्म। 4 सकर होते हैं, 22 to 32 हुक्स होते हैं जो केवल हेल्प करते हैं किसमें, अटैचमेंट में। और साथ में बात करते हैं
क्या होगा, साथ में इसके अलावा टेपवर्म जो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, एब्सेंट होगी। ये अपनी डायरेक्टली बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तीन पार्ट है बॉडी में, स्कोलेक्स, नेक एंड प्रोग्लोटिड। प्रोग्लोटिड है सूडो सेगमेंट। प्रोग्लोटिड 3 तरह के हैं, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। इमैच्योर, मैच्योर और सबसे लास्ट वाले ग्रेविड। इमैच्योर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, मैच्योर में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड वो हैं जहाँ जो फिल्ड होते हैं किससे, एग से। सही बात है। चलिए तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो आ जाते हैं टेपवर्म के भी लाइफ साइकिल पे, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म। जैसे लिवर फ्लूक की बात की थी वैसे टेपवर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेपवर्म है उसको रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो याद रखें कि टेपवर्म जो होता है वो भी लिवर फ्लूक की तरह कैसा है, बाइसेक्सुअल, या फिर हम बोल सकते हैं मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, करता है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन करता है बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, बाइसेक्सुअल होगा, मिलेगा इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बहुत ही रेयर हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है, बहुत कम एनिमल्स में, उनमें से एक टेपवर्म है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा याद रखें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ याद रखें कि ये भी कैसे होंगे, ओवीपेरस होंगे। ये भी कैसे होंगे, ओवीपेरस, मतलब ये भी एग लेइंग होंगे, ये भी एग्स देंगे। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की बात कर ली हमने कि रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये भी बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओवीपेरस होते हैं। चलिए तो बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म को। अगर टेपवर्म की लाइफ साइकिल को देखा जाए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर हमने पिग का अनकुक्ड मीट ले लिया एज ए फूड तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अगर हमने पिग का अनकुक्ड मीट ले लिया है तो हमारी बॉडी के अंदर टेपवर्म की एक सिस्ट एंटर कर जाती है, जिसको बोला जाता है सिस्टीसर्कस लार्वा। क्या बोला जाता है, सिस्टीसर्कस लार्वा। अभी मैंने यहाँ पर लार्वा के नाम नहीं बताया, मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। क्या होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर, अगर हमने पिग का अनकुक्ड मीट ले लिया, जिसको हम बोलते हैं पॉर्क, पिग को बोला जाता है मीट मशीन। तो याद रखिए अगर हमने अनकुक्ड पॉर्क को एज ए फूड ले लिया है, जो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है इसका, ठीक है, तो अगर हमने लिया तो हमारी बॉडी में चला जाएगा टेपवर्म। हमारी बॉडी में जाने के बाद लार्वा इसकी सिस्ट से बाहर आएगा और हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से जुड़ जाएगा। सबसे पहले हमने इसे खाया और इसका लार्वा जो है वो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से जुड़ गया। देखिए सेकंड नंबर, हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से जुड़ गया। हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से जुड़ने के बाद टेपवर्म जो है वो मैच्योर हुआ इंटेस्टाइन में और उसने प्रोड्यूस किया लॉन्ग सीरीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स, यू नो दैट प्रोग्लोटिड्स, मैंने अभी बताया था, एंड ईच कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ एग। हर एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर क्या है, बहुत हज़ारों में एग्स हैं। ये प्रोग्लोटिड आर शेड फ्रॉम एंड ऑफ वर्म एंड पास्ड इन फिशेस। ये शेड हो जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म का नाम लिया था एपोलाइसिस, 1 बाय 1 डिटैच होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एपोलाइसिस। तो हमारी बॉडी में अनकुक्ड मीट अगर हमने पिग का खाया तो हमारी बॉडी में चला गया, इसके सिस्ट जो हमारी बॉडी में गई उससे लार्वा निकला हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी इंटेस्टाइन में ही ये डेवलप हुआ, एडल्ट बना। एडल्ट बनने के बाद इसने बडिंग की और अपने प्रोग्लोटिड्स का नंबर इंक्रीज़ किया। प्रोग्लोटिड्स के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ था, बन गया, सेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ और इसके ओविपेरस एग्स जो बने वो इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में भर गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड फिल्ड बाय एग्स, तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में एग्स भर गए। अब क्या होगा, हमारे फीकल मैटर के साथ ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाहर आ गया है 1 बाय 1 और इसके अंदर क्या है, इनके एग्स। आप सभी को पता है कि ह्यूमन के फीकल मैटर पे फीड कौन करता है, पिग। अगर ह्यूमन के फीकल मैटर पे पिग फीड करता है जो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट है, तो उस कंडीशन में ये जो क्या है, ये जो फीकल मैटर में प्रोग्लोटिड निकले थे ये अब किसकी बॉडी में चले गए, पिग की बॉडी में। और पिग की बॉडी में जाने के बाद अब इन एग से नया लार्वा बना जो पिग की इंटेस्टाइन में गया और माइग्रेट होता हुआ इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में चला गया और ब्लड वेसल से होता हुआ पहुंच गया किसमें, मसल टिश्यू में। और मसल टिश्यू में जब पहुंच जाएगा पिग की मसल्स में, देख सकते हैं डायग्राम में पिग की मसल्स में चला गया है, और पिग की मसल्स में जब ये पहुंच जाएगा तो वहाँ से लार्वा जो है, लार्वा फ्रॉम सिस्ट इन मसल टिश्यू दिख रहा है आपको, और वहाँ से अगर आपने पिग का मीट खा लिया तो वापस से आपकी बॉडी में। तो ये तो मैंने जनरल बताया। अब चलिए मैं इसी बात को आपको लार्वा को समझाते हुए बताता हूँ। समझते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि
सबसे पहले कि इसका जो लार्वा है, अगर हम बात करें कि ये एडल्ट है हमारी बॉडी में, एडल्ट टेपवर्म किसकी बॉडी में बच्चों? एडल्ट टेपवर्म इन ह्यूमन की बॉडी में है। हमारी बॉडी के अंदर एडल्ट है, क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर? रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, और इसके एग्स जो होंगे वो प्रोग्लोटिड्स के साथ आ जाएंगे। एग्स कम्स आउट, बाहर आ गए विद फीकल मैटर, हमारे फीकल मैटर के साथ इसके एग्स भी बाहर आ गए, और इसके एग्स जो है उनसे डेवलप हुआ पहला लार्वा जिसका नाम है ओंकोस्फियर लार्वा। कौन सा लार्वा बच्चों? ओंकोस्फियर लार्वा। ये जो ओंकोस्फियर लार्वा है वो एंटर कर जाएगा किसमें? पिग में, क्योंकि पिग हमारे फीकल मैटर को खाएगा, तो पिग की बॉडी में जाएगा कौन सा लार्वा? ओंकोस्फियर लार्वा, ठीक है, एंटर्स इन पिग। और पिग की बॉडी में जब ओंकोस्फियर लार्वा जाएगा तो उससे डेवलप होगा अगला लार्वा। ओंकोस्फियर के बाद अगला लार्वा जो आएगा हेक्साकैंथ लार्वा बनेगा। हेक्साकैंथ लार्वा एंटर करेगा पिग मसल्स में, और पिग की मसल्स के अंदर जब हेक्साकैंथ लार्वा एंटर करेगा तो पिग की मसल्स में इससे डेवलप होगा सिस्टी सर्कस लार्वा। कौन सा लार्वा? सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा जो डेवलप होगा, उस सिस्टी सर्कस लार्वा को अगर हम वो चला जाएगा पिग की मसल्स में, सिस्टी सर्कस लार्वा है, और अगर आपने ऐसे पिग जो इस तरह से इन्फेक्टेड है अगर आपने उसका मीट खा लिया तो ये सिस्टी सर्कस लार्वा आपकी बॉडी में आएगा, और आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में आते ही एडल्ट बन जाएगा, और एडल्ट बनने के बाद फिर से आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा और कर देगा आपके अंदर डिजीज़ जिसका नाम होगा टीनियसिस। तो इसका मतलब कुल मिला के मुझे ये बात समझ में आती है कि प्राइमरी होस्ट, इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? इसका प्राइमरी होस्ट है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में एज ए प्राइमरी होस्ट रहता है, और करता है जो डिजीज, उसका नाम है क्या? जो डिजीज करता है वो है टीनियसिस। इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो इसका सेकेंडरी होस्ट है, इसके सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करें तो इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है बच्चों? इसका सेकेंडरी होस्ट है वॉलेंट्री मसल्स ऑफ पिग। ये एक और बात याद रखें, कौन सी मसल्स में मिलेगा? वॉलेंट्री मसल्स ऑफ पिग। पिग की वॉलेंट्री मसल्स में मिलेगा हमें एज ए सेकेंडरी होस्ट कौन? लिवर फ्लूक, सॉरी टेपवर्म, ठीक है। तो टेपवर्म जो है एज ए सेकेंडरी होस्ट यहाँ रहेगा, प्राइमरी होस्ट यहाँ पर होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके लार्वा की एक करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकती है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहला लार्वा बनता है ओंकोस्फियर लार्वा। ओंकोस्फियर लार्वा से अगला लार्वा डेवलप हुआ हेक्साकैंथ लार्वा, और हेक्साकैंथ लार्वा से अगला लार्वा डेवलप होगा जिसका नाम होगा सिस्टी सर्कस। कौन सा? सिस्टी सर्कस, या फिर हम उसका एक और नाम बोल सकते हैं ब्लैडर वर्म लार्वा। कौन सा लार्वा बन जाएगा बच्चों? ब्लैडर वर्म लार्वा। तो इसके लाइफ साइकिल के 3 सीक्वेंस में लार्वा कौन कौन से बनते हैं? ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वर्म लार्वा। अभी मैंने बताया कि सिस्टी सर्कस लार्वा हमारे लिए हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसका मतलब ह्यूमन के लिए कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज हुआ? सिस्टी सर्कस। और ओंकोस्फियर लार्वा एंटर करता है पिग में, तो पिग के लिए टेपवर्म का कौन सा लार्वा हुआ? ओंकोस्फियर लार्वा। सही बात है। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली टेपवर्म की और टेपवर्म के लाइफ साइकिल की। एक बार फिर देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले फेशियोला हेपेटिका की बात की है। फेशियोला हेपेटिका की जनरल फीचर, उसकी स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको समझाया गया उसका लाइफ साइकिल, उसके डाइजेनेटिक एंडोपैरासिट होने के साथ उसके 2 होस्ट, उसके लार्वा, मेरासिडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। फिर हमने बात की टेपवर्म की। टेपवर्म के टाइप्स आपको बताए गए अलग अलग, उसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में बताया गया, और बताया गया उसके सकर और हुक का क्या काम, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती, ठीक है। और फिर हमने लाइफ साइकिल की भी बात की टेपवर्म के। टेपवर्म के लाइफ साइकिल की बात करने के बाद हमने बात करनी है अब टीनियसिस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज जो है उसका नाम है टीनियसिस। टीनियसिस इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम। जब टीनिया सोलियम हमारी बॉडी में आता है, सिस्टी सर्कस जब हमारी बॉडी में आता है, कौन एंटर करता है? कॉज्ड बाय, जब सिस्टी सर्कस एंटर करता है, सिस्टी सर्कस लार्वा जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो करता है, एंटर करेगा तो करेगा कॉजेज, क्या करेगा बच्चों? बोलिए, करेगा, साथ में बोलना चाहिए आपको। कॉजेज क्या करेगा बच्चों? टीनियसिस।
जब सिस्टी सर्कस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, अगर हमने अनकुक्ड या रॉ मीट खा लिया है पिग का या बीफ का या कुछ कंट्रीज़ में डॉग भी, तो अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में सिस्टी सर्कस अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमें डिजीज़ होती है टीनियासिस। क्या होगा टीनियासिस में, देखते हैं, कुछ पॉइंट की बात करते हैं। टीनियासिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, मोस्ट पीपल आर एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्टम, बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं और कुछ में तो आते भी नहीं हैं। टेपवर्म कैन कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन, थोड़ा पेट दर्द रह सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगे, वेट लॉस हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है और स्टमक अपसेट रह सकता है। डायरिया एक तरह से बात वही है। और लेकिन सबसे ज़्यादा विजिबल सिम्टम क्या आता है, पासिंग ऑफ प्रोग्लोटेड, फीकल मैटर में क्या निकलते हैं, प्रोग्लोटेड बाहर निकलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेपवर्म सेगमेंट बिकम लॉज इन दी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में चले जाएं, और अगर अपेंडिक्स में कोई टेपवर्म का सेगमेंट चला गया तो कर देगा अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, एंड अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्या होगा, अपेंडिसाइटिस कर देगा, और बाइल डक्ट में चला गया तो कर देगा कोलिंजाइटिस। क्या कर देगा बच्चों, कोलिंजाइटिस भी कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन विद टीनिया सोलियम टेपवर्म कैन रिजल्ट इन ह्यूमन सिस्टी सर्कोसिस, कॉज सीजर्स एंड मसल और आई डैमेज। अच्छे से समझना बच्चों, मैंने अभी आपको ये पॉइंट जो है मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। मैंने बोला कि सिस्टी सर्कस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो होता है टीनियासिस। हमने बात की थी कि हमारे फीकल मैटर से, हमारा जो फीकल मैटर है, ह्यूमन का जो फीकल मैटर है, उस फीकल मैटर में बाहर आए एग्स, उस फीकल मैटर में के साथ बाहर क्या आए, एग्स, और उस एग से डेवलप हुआ पहला लार्वा जिसका नाम था कौन सा लार्वा, ओंकोस्फियर लार्वा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओंकोस्फियर लार्वा जब पिग हमारे फीकल मैटर के ऊपर फीड करेगा तो ये ओंकोस्फियर लार्वा एंटर कर जाएगा पिग में। सही बात है। लेकिन अगर ओंकोस्फियर लार्वा एंटर कर जाए, ओंकोस्फियर लार्वा एंटर कर जाए इन ह्यूमन, अगर बाई चांस एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए कि किसी ह्यूमन के फीकल मैटर का कंटामिनेशन हो जाए हमारे फूड के साथ, तो उस कंडीशन में वाटर के साथ, तो अगर हमारी ही बॉडी में अगर ये ओंकोस्फियर चल जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ चला जाएगा, ये मसल्स में चला जाएगा, और मसल्स के अंदर चला जाएगा तो मसल पेन होगा, और इस डिसऑर्डर को हम बोलेंगे सिस्टी सर्कोसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, सिस्टी सर्कोसिस हो जाएगा। अगर किसी पर्सन के अंदर सिस्टी सर्कस जाता है तो उसे होता है टीनियासिस। अगर किसी ह्यूमन के अंदर ओंकोस्फियर एक्सीडेंटली चला जाता है, हो जाता है सिस्टी सर्कोसिस, विच इज़ मोर हार्मफुल दैन टीनियासिस। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टी सर्कोसिस और टीनियासिस में ज़्यादा हार्मफुल कौन है, तो याद रखें जो आपका सिस्टी सर्कोसिस है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने जो आज टीनियासिस बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिस्टी सर्कोसिस ये वर्ड भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको बात समझ में आई होगी मैंने क्या क्या बात की, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने बात की कि एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात की थी, जिसके 2 मेंबर्स की बात करनी थी हमें डिटेल में, फिशूला हेपेटिका एंड टेपवर्म। पहले हमने फिशूला हेपेटिका की बात की है, उसके जनरल फीचर्स की बात की, उसके स्ट्रक्चर की बात की, उसके लाइफ साइकिल की बात की। टेपवर्म में भी हमने जनरल स्ट्रक्चर की बात की, सकर्स की, हुक की, और टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, ये आपको बताया गया। उसके बाद हमने बात की टेपवर्म की लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन किया गया, उसके डिफरेंट लार्वा बताए गए, ओंकोस्फियर, हेक्साक एंड सिस्टी सर्कस, और फिर हमने इनसे होने वाला डिजीज़ टीनियासिस की बात की, और एक बहुत ही स्पेशल आपको एक चीज़ बताई, वो क्या थी, सिस्टी सर्कोसिस कैसे होता है अगर ओंकोस्फियर हमारी बॉडी में एक्सीडेंटली एंटर कर जाए तो। और चलिए, तो अगर अब हमें याद है लिवर फ्लूक और टेपवर्म के बारे के लाइफ साइकिल के बारे में, तो क्यों ना उनके क्वेश्चन कर लें। तो चलिए देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया डेवलप इन, सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया डेवलप इन, पीछे निकाल के देखेंगे बच्चों, बिल्कुल, सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम डेवलप इन, पिग में ही तो डेवलप हुआ है, डेवलप तो पिग में हुआ है, ठीक है, और डेवलप हुआ है उसके बाद वो ह्यूमन के अंदर आ गया है। तो देखिएगा, सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया डेवलप इन मैन, गोट, शीप और पिग। कहाँ पर डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है पिग की बॉडी में। किसकी बॉडी में डेवलप हुआ, पिग की बॉडी में। तो हम तो बात यही करते हैं सिस्टी सर्कस का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, पिग की बॉडी में। एडल्ट होता है, वहाँ पर आने के बाद आगे एडल्ट हो जाता है ह्यूमन की बॉडी में।
फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक इज, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड, चलिए देखते हैं। अभी लिवर फ्लूक की बात कर रहा है, लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में लार्वा, और लार्वा में सबसे पहला लार्वा मेरासिडियम, जिसके ऊपर क्या लिखा, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड, ये लिखा हुआ सीलिएटेड, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर हमारा मेरासिडियम ढूंढना चाहिए। देखते हैं, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक इज रेडिया नो, मेटासर्केरिया नो, सर्केरिया नो, बचा क्या, इसका आंसर हो जाएगा, इस पहले क्वेश्चन का आंसर था फोर्थ और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिवर फ्लूक आर प्रेजेंट सर्केरिया, बी मेटासर्केरिया, सी स्पोरोसिस्ट, डी रेडिया एंड ई मेरासिडियम। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने जो पढ़ी है प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए प्रॉपर सीक्वेंस, फर्स्ट होगा मेरासिडियम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया, देन मेटासर्केरिया। एक बार बोलिए मेरे साथ, मेरासिडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटासर्केरिया लार्वा। अब तो क्वेश्चन करना काफ़ी इजी हो जाने वाला है। अब तो सीधा सीधा हम बोलेंगे सबसे पहला होगा मेरासिडियम, ई मेरासिडियम लार्वा, फिर आंसर तो बन ही गया। सेकंड कौन सा होगा, सी, सी मतलब स्पोरोसिस्ट, मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद रेडिया, देन सर्केरिया एंड फाइनली मेटासर्केरिया, आंसर मिल जाएगा थर्ड आंसर। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि लिवर फ्लूक और टेपवर्म का कैसे हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज जो बताया गया वो आपको अच्छे समझ में आएगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। तो कभी कभी कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म से, लाइफ साइकिल से रिलेटेड। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई होपफुल कि मैं हूँ कि आप हर तरह का क्वेश्चन से रिलेटेड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है। हमने फाइलम एस्का हेलमिंथेस की बात की है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की बात करेंगे और उसके लाइफ साइकिल को भी देखेंगे। तब तक के लिए एटीपी के वीडियोस देखते जाइए, अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। थैंक यू।